हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोनीकर, आपका हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सूरज गोनीकर आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसका नाम है क्रिया, जो कि पद परिचय में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। तो क्रिया की क्या परिभाषा है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने अथवा स्थिति के होने का पता चले उसे हम क्रिया करते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने अथवा स्थिति के बोध होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। या सिंपल से शब्दों में, साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि सर्वत्र गर्मी हो रही है, सर्वत्र गर्मी हो रही है और खेतों में फसल पक रही है। अब देखिए, कुछ वाक्य आपको ऐसे मिल सकते हैं कि सर्वत्र गर्मी हो रही है, खेतों में फसल पक रही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वाक्यों में गर्मी होना अथवा फसल पकना, दोनों में काम के होने का, काम का होना व्यक्त हो रहा है, काम हो गया है, काम का होना व्यक्त कर रहा है, काम हो चुका है, बनकर तैयार है। कहने का मतलब है कि सर्वत्र गर्मी हो रही है, हो ही रही है, सर्वत्र गर्मी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वत्र गर्मी हो रही है, खेतों में फसल पक रही है, यानी कि पकना चालू हो गया है। मतलब इन दोनों वाक्यों में काम के होने का, काम का होना व्यक्त हो रहा है। ऐसे कुछ आपको उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे कि सर्वत्र गर्मी हो रही है, इसमें गर्मी हो रही है मतलब गर्मी का होना, मतलब सब्जी का होना चालू हो गया है। खेतों में फसल पक रही है मतलब फसल का पकना चालू हो गया है। ये कुछ क्रिया के उदाहरण मिलेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मीरा भजन गा रही है, मीरा भजन गा रही है, रामदेव योग सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, चालू है क्रिया, यहाँ पे तो कंप्लीट नहीं हुई है, संपन्न नहीं हुई है, चल रही है। तो मीरा भजन गा रही है और रामदेव योग सिखा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में भजन गाना अथवा योग सिखाना, दोनों में काम करना व्यक्त हो रहा है, चालू है, काम चालू है। इन दोनों वाक्यों में भजन गाना अथवा योग सिखाना, दोनों में काम करना व्यक्त हो रहा है। ऐसे कुछ आपको उदाहरण मिलेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि फल टोकरी में है, फल टोकरी में है, दीवार पर चित्र बने हैं। तो यहाँ पे क्रिया की स्थिति का बोध हो रहा है। देखेंगे कि इन दोनों वाक्यों में, टोकरी में फल अथवा दीवार पर चित्र, दोनों में स्थिति का बोध हो रहा है कि टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में फल रखे हैं और दीवार पर चित्र बना हुआ है, दीवार पर चित्र बने हैं और टोकरी में फल रखे हैं, फल टोकरी में। इन दोनों वाक्यों में टोकरी में फल अथवा दीवार पर चित्र, दोनों में स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्रिया के अनेक उदाहरण है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको उदाहरण मिल सकते हैं। आपको पहचाना होगा कि ये कौन सी क्रिया है। तो अब हम इसके बाद इसके प्रकारों को देखेंगे, धातु क्या होती है वो जानेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु क्या होती है, धातु से क्रियाएं कैसी बनती है। देखिएगा, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जैसे कि लिख, पढ़, हंस, दौड़, उठ, जाग आदि। तो ये क्रिया के मूल अंश कहलाते हैं और इनको ही हम धातु कहते हैं। ये क्रियाओं के मूल रूप है, जो भी क्रियाएं हो रही है उसके मूल रूप माने जाते हैं। इनसे अनेक क्रियाएं बनती है, जैसे कि पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ू आदि। ऐसी क्रियाएं बनती है धातु के मूल रूप से। जैसे लिख से लिखना, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखो आदि। ऐसी क्रियाएं बनती है, मूल स्वरूप से क्रियाएं बनती है, धातु के मूल स्वरूप से क्रियाएं बनती है। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, इनमें मूल धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे कि धातु में अगर हम प्रत्यय जोड़े तो सामान्य रूप बनता है। तो अगर हम कोई धातु लेते, जैसे कि पढ़ एक धातु है, अगर उसमें ना प्रत्यय लगाए हम, कि पढ़ एक धातु है, उसमें अगर हम ना प्रत्यय लगाए तो पढ़ना हो जाता है। वैसे ही लिख में अगर हम ना प्रत्यय लगाए तो वो लिखना हो जाता है, यानी कि क्रियाएं बन जाती है। गांव में अगर हम ना प्रत्यय लगा दे तो गाना हो जाता है। ये क्रियाएं जो धातु के जो मूल रूप है उसमें अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्रियाओं का निर्माण होता है। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं बनाई जा सकती है। मूल मूल अंश है धातु, क्रिया का जो मूल अंश जिसे हम धातु कहते हैं, उसमें अगर हम प्रत्यय लगा दें ना तो अनेक उसकी क्रियाएं बन जाती है। स्टूडेंट,
ये हमने देखा कि धातु क्या होती है। अब हम देखेंगे कि इसके प्रकार कौन से हैं। स्टूडेंट्स, कर्म के आधार पर क्रिया के हम भेद देखेंगे। वैसे तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और एक होता है प्रयोग के आधार पर कर्म के भेद। लेकिन हमें पद परिचय में महत्वपूर्ण है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला जो भेद है जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक अर्थात स प्लस कर्म, यानी कर्म के साथ अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया दूसरी क्रिया जो होती है, दूसरा जो भेद होता है क्रिया का वो है अकर्मक क्रिया। सो अ प्लस कर्म यानी कर्म रहित, यानी क्रिया कर्म के बिना अगर कोई क्रिया हो रही है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद हम देखेंगे, जैसे हमने देखा था हमने इससे पहले कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक मतलब जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे, उनका संधि विच्छेद करेंगे तो स प्लस कर्म यानी कर्म के साथ, कर्म सहित। अगर जिसमें कर्म वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वे क्रिया जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता उसका प्रभाव क्रिया का, कर्म पर पड़ता है। सो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है या कर्म पर भी इसका प्रभाव होता है। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्म के साथ अगर कोई क्रिया हो रही है उसे हम सकर्मक क्रिया कहती है, जिसका प्रभाव जो है वो कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सो इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम स्टूडेंट्स। छात्र गुरुवाणी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा छात्र ये हो जाएगा कर्ता, गुरुवाणी यहाँ पे हो गया कर्म, और पढ़ते हैं ये पढ़ना, यानी कि पढ़ते मतलब क्रिया होगी। सो पढ़ यहाँ पे मूल धातु है और उसमें पर ना प्रत्यय लगा गया तो नासु अनेकों उसके क्रियाएं बन जाती है। सो छात्र गुरुवाणी पढ़ते हैं। सो इस तरह के उदाहरण आपको कुछ मिलेंगे। राधा ने मुरली सुनी, राधा यहाँ पे कर्ता हो जाएगी, मुरली यहाँ पे कर्म हो जाएगा, तो इसका प्रभाव मुरली पर पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे गुरुवाणी पर पड़ा था पहले वाक्य में प्रभाव कि छात्र गुरुवाणी पढ़ते, तो गुरुवाणी पे क्रिया का प्रभाव पड़ा था जबकि कर्ता पे नहीं पड़ रहा था। राधा ने मुरली सुनी, तो यहाँ पे मुरली पे यानी कि कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। भारत ने शून्य की रचना की, शून्य की रचना की, तो शून्य यहाँ पे कर्म है, रचना यहाँ पे क्रिया है। वैसे ही हमने देखा था यहाँ पे शून्य यहाँ पे क्रिया है, मुरली यहाँ पे कर्म है। सो स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में हमने देखा क्रमशः गुरुवाणी, मुरली, शून्य आदि का प्रयोग है जो कि कर्म है, ये कर्म है। अतः इन वाक्यों की क्रिया जैसे कि पढ़ते, सुनी और रचना की सकर्मक क्रियाएं, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे पढ़ते हैं, सुनी है, रचना, ये जो है सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ये कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। जैसे कर्ता यहाँ पे छात्र था लेकिन प्रभाव पड़ रहा है गुरुवाणी पे यानी कि कर्म पे। यहाँ पर भी राधा करता है लेकिन इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्रिया का, इस पड़ रहा है कर्म पे यानी कि मुरली पे पड़ रहा है। लास्ट उदाहरण में भी हमें ऐसा ही नजर आ रहा है कि भारत पे प्रभाव यानी कि कर्ता पे प्रभाव न पड़कर शून्य पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। सो स्टूडेंट्स, ये थी सकर्मक क्रिया। इसके बाद हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, कर्म के आधार पर क्रिया का जो अगला भेद है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अर्थात अ प्लस कर्म यानी कि कर्म रहित, यानी कि कर्म के बिना, जिसमें कर्म का प्रयोग ही ना की जाए, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म का प्रयोग ही ना हो वह अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्ता पर पड़ता है जिसमें कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार आप फिर देखेंगे कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। हंस तैरता है, तो हंस यहाँ पे कर्ता हो गया, तैरता यहाँ पे क्रिया हो गई, यहाँ पे कर्म का प्रयोग ही नहीं किया गया है, यानी कि क्रिया का जो प्रभाव है सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। सुधा हंसती है, तो सुधा यहाँ पे कर्ता है, हंसती है यानी कि क्रिया हो रही है।
सो यहां पर भी कर्म नहीं है, तो क्रिया का जो सीधा प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है। तीसरा उदाहरण इसका, बालक खेलता है, तो बालक यहाँ पे करता है, खेलता है मतलब कोई क्रिया कर रहा है। सो यहाँ पर भी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है। सो इन वाक्यों में क्रमशः तैरता, हंसती, खेलता क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यह अकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म रहित है, यहाँ पे कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए अकर्मक क्रिया है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि क्रिया क्या होती है, फिर हमने देखा क्रिया के भेद कौन से होते हैं, धातु हमने देखा धातु क्या होती है, उसके बाद हमने देखा था क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए।